आपको पता है कि ताकतवर देश या नेता या व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अपने प्रभुत्व को बनाकर रखना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी ताकत को हमेशा के लिए बनाकर रखना, खुद को रिलेवेंट बनाकर रखना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, जो नेता होते हैं या जो ताकतवर लोग होते हैं उनके साथ। किसी भी फील्ड में आपको यही देखने को मिलेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रहा हूँ वो सब कुछ पढ़ेंगे। और आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। बीपीएससी के लिए आईआर का ये नेक्स्ट लेक्चर है और इससे पहले के लेक्चर आप आईआर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अंत में मैं आपको एक सवाल भी दूंगा जिसको आपको लिखना है। गला ख़राब है इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाया था। आज भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो तो कम से कम अपलोड करूँ। GS1 का भी फिर से लेक्चर शुरू हो जाएगा, GS2 का भी शुरू हो जाएगा। ओके, पहले के लेक्चर्स देखने हो GS के तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले, और एक्चुअली में ये 1 साल से एक कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले इस पर बहुत बड़ा एक समझौता को ऑफिशियल रूप दिया गया है, जिसका क्या नाम है? उस समझौते का नाम है ऑकस। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो लाइक टॉपिक नहीं है। शॉर्ट वीडियो में आपको फैक्ट कुछ बता दिए थे जो पीटी में पूछ जाएंगे, लेकिन इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग यूपीएससी और पीसीएस बोथ। ओके, बीपीएससी के एग्ज़ाम में सीधे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, 68वीं में या नेक्स्ट बीपीएससी में आपसे सवाल पूछे, यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ऑकस का फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद मैं आपको पूरा समझौता डिटेल में समझाऊंगा। ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा वीडियो को अंत तक। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जब आप समझना का शुरू कर देंगे तो आपके लिए आईआर के सवाल को लिखना आसान हो जाता है। ओके, ऑकस का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, यूके से है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, और यूएस से है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। ये त्रिपक्षीय समझौता है। त्रिपक्षीय समझौता का मतलब 3 देशों के बीच में एक समझौता है। और किससे संबंधित है ये सैन्य समझौता के तौर पर है एक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको भारतीय विदेश नीति का एक बेसिक सिद्धांत कुछ समझना पड़ेगा। बेसिक सिद्धांत भारतीय विदेश नीति का क्या है और ऑकस उससे कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बेसिक सिद्धांत है कि किसी भी सैन्य गुट में हम शामिल नहीं होंगे। इस चीज़ को नोट करके रखिएगा, सैन्य गुट में हम शामिल नहीं होंगे। दुनिया के किसी भी सैन्य गुट का हम हिस्सा नहीं है। नाटो हो, वारसा हो या ऑकस हो, और भी कोई सैन्य गुट आपको दुनिया में दिखता होगा, लेकिन भारत उसका हिस्सा कभी भी नहीं बना है। दूसरा क्या है? विश्व शांति की स्थापना। तीसरा क्या है? भारत की विदेश नीति का बेसिक बहुपक्षवाद। मल्टी पोलर वर्ल्ड बनाने में भारत की विदेश नीति का हमेशा योगदान रहा है। नाम के ज़माने से, नाम का मतलब क्या होता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसलिए जब मैं आपको बोलता हूँ कि विदेश नीति के लिए ज़रूरी होता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े और बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आती हैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इसी का एक उदाहरण था कि भारत किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया ही एक एक पक्ष के रूप में काम करेगी। भारत ना तो अमेरिकी गुट में कभी शामिल होगा, न रूसी गुट में कभी शामिल होगा। झुकाव जरूर हो जाता है समय के साथ किसी एक गुट की तरफ, लेकिन हम शामिल कभी किसी भी गुट में नहीं होते हैं। इसका ताज़ा एग्जाम्पल क्या था? रूस यूक्रेन का जब वॉर हुआ है तो भारत ने अमेरिका के पक्ष में जाकर रूस पर पाबंदी की बात नहीं की है, और भारत ने रूस के पक्ष में जाकर यूक्रेन की आलोचना करके अमेरिकी गुट की आलोचना भी नहीं की है। यूएन में रूस के खिलाफ एक बार वोटिंग में भाग लिया था, जब बूचा में कुछ सैनिकों का, कुछ नागरिकों का नरसंहार किया गया था रूसी सैनिकों के द्वारा। जबकि यूएसए ने जब मानवाधिकार के खिलाफ रूस पर आरोप लगाने के लिए वोटिंग की यूएन में, तो भारत उसमें शामिल नहीं हुआ था। तो यानी कि दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। हम रूस से तेल भी ले रहे हैं, लेकिन रूस को हम ये भी बोल रहे हैं कि आपको युद्ध रोकना होगा और मानवाधिकार के उल्लंघन पर आपको रोक लगानी होगी। ये सब कुछ क्या दिखाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं कि हम बहुपक्षवाद में विश्वास करते हैं, हम किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम विश्व शांति की बात करते हैं, हम इसी पर
हमेशा अमल करते हैं और इसी पर चलने की कोशिश करते हैं। अब ऑकस कैसे इससे जुड़ा हुआ है? ऑकस समझने से पहले आपको इंडो पैसिफिक मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, आज भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं आपके लिए PDF लेकर आया हूँ, किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके मैं इसको पढ़ दूंगा। आपको पूरा का पूरा कंटेंट भी एक जगह मिल जाएगा। ये PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। PDF वाला जो चैनल है, मुख्य चैनल जो हमारा है, जिसे 5000 से ज़्यादा हैं लोग जुड़े हुए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसमें आपको PDF आसानी से मिल जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपके आंसर चेक हो जाएंगे। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में रहता है। इसको क्या कहा जाता है? अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत के दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के भाग को इंडो पैसिफिक कहा जाता है। प्रशांत में वहाँ दक्षिण अमेरिका तक नहीं जाएंगे, उससे पहले के भाग है। इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत का क्षेत्र कहा जाता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का संक्रमण का क्षेत्र है। यहाँ पर दोनों महासागर मिलते हैं और दोनों के यहाँ पर गुण और अवयव पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है? क्योंकि जब से 1991 में रूस का विघटन हुआ, उसके बाद रूस का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब जो अमेरिका की समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनकर आ रही है, विश्व ऑर्डर के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनकर आ रही है, वो चुनौती आपके चीन के रूप में है। चीन का इस क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने का हमेशा से सपना रहा है और ये जो क्षेत्र है, ये व्यापारिक, सामरिक सभी दृष्टिकोण से, प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, सामरिक के दृष्टिकोण से, यानी सैन्य सुरक्षा के मामलों से लेकर, ये बहुत ही बड़ा एक ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र बनता है पूरी दुनिया के लिए। तो इसलिए इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इसमें सबके इंटरेस्ट हैं। भारत के हैं क्योंकि भारत का देश यहाँ पर सीमा लगता है हमारा। चीन का भी है क्योंकि चीन के बहुत सारे व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। अमेरिका का भी इंटरेस्ट है क्योंकि अमेरिका को चीन को टैकल करना है इस क्षेत्र में। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे इस क्षेत्र में आजकल बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। अलग अलग जो या इस क्षेत्र में पार्टनरशिप डेवलप होता रहता है, समझौते होते रहते हैं। कुछ समय पहले RCEP का समझौता हुआ था, है ना। उसके बाद से क्वाड इस क्षेत्र में एक संगठन बना है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो है, जिसमें 4 सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और अमेरिका। लेकिन क्वाड के साथ दिक्कत ये क्या है? भारत है इसमें। भारत चौकी है, इसलिए क्या है ये, और सैन्य गुट है। जबकि अमेरिका को अगर चीन को टैकल करना है तो उसको सैन्य गुट का भी निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए वो सैन्य तकनीकों के माध्यम से जापान को सपोर्ट करता है, दक्षिण कोरिया को सपोर्ट करता है, फिलीपींस को सपोर्ट करता है, इंडोनेशिया के साथ भी उसने पैक्ट करने की कोशिश की है, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता है। आपको क्या दिखेगा इन सब में? इन सबको एक लाइन में जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा भारत का भी सब सपोर्ट करता है, भारत को बहुत सारे हथियार भी मुहैया करवाता है। तो आपको क्या दिखेगा? एक घेराव बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। किसके चारों तरफ? चीन के चारों तरफ। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया है बहुत सारा कुछ। तो यानी कि क्वाड अगर बना रहता तो क्वाड जो है वो असैन्य गुट है, यानी कि सैन्य की बात हम नहीं करेंगे, हम हथियारों की बात नहीं करेंगे। हम उसमें बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं क्वाड में, लेकिन हम हथियारों की बात नहीं करते हैं। सैन्य गुट के निर्माण की बात हम क्वाड में नहीं करते हैं। इसलिए अमेरिका को ये ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना एक और संगठन बनाया जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, जो सैन्य गुट की बात करता हो, जो एक सैन्य समझौता के तौर पर विकसित हो और जिसमें हम चीन को सैनिक शक्ति और सामरिक शक्ति में पिछाड़ सकें। समझ में आ गई होगी बात। इसी के तहत फिलीपींस को सपोर्ट करता है अमेरिका, ताइवान को करता है, जापान को, दक्षिण कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इन सभी देशों को सपोर्ट करके घेराव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वियतनाम है, उसको भी सपोर्ट करता है। समझ में आ गया होगा लार्जर कॉन्टेक्स्ट। ओके, ऑकस की एक पृष्ठभूमि बन गई होगी आपके मन मस्तिष्क में कि ऑकस क्या है। दूसरा चीज़ ये है जो मैंने सबसे शुरुआत में लाइन बोला कि ताकतवर के साथ क्या होती है दिक्कत? अपने ताकत को बना कर रखना। अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका निकल के गया है, अफ़गानिस्तान उसके लिए इरेलेवेंट हो गया था, उसके लिए कोई काम का नहीं रह गया था अफ़गानिस्तान अब, इसलिए वो वहाँ से निकल गया है और वहाँ उसको ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है। रूस को उसने क्या किया? बड़ी चालाकी से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा दिया। जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? रूस। यूक्रेन एक छोटा सा देश है, आपको क्या लगता है इतने दिन से रूस के साथ वो कैसे लड़ाई में टिका हुआ है, जबकि इतना दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी एक सैन्य शक्ति रूस के पास है? क्यों टिका हुआ है? क्योंकि यहाँ पर छद्म युद्ध चल रहा है।
यूक्रेन को सारे यूरोप के कंट्री और अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, अमेरिकी सैनिक भी नहीं मर रहे, अमेरिकी लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन रूस की शक्ति कमज़ोर होती चली जा रही है। इसको कहा जाता है नए तरह का न्यू वॉरफेयर कहा जाता है इसको, जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है हमारा युद्ध में, हम इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होकर अपने शत्रु को कमज़ोर कर देते हैं। रूस एक साल में इतना अधिक कमज़ोर हो गया है कि उसकी बात ही अलग है, वो खुद चीन पर डिपेंडेंट हो गया है। रूस जैसा देश किस पर डिपेंडेंट हो गया है? चीन पर डिपेंडेंट हो गया है। अब बारी आई अमेरिका के दूसरे शत्रु की, वो है चीन। अब इसको टैकल करना है, इसलिए धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है इस एरिया में क्वाड के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा, अन्य देशों को हथियार मुहैया कराने के द्वारा, और फिर बाद में चीन को किसी युद्ध में उलझाकर इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। ये हुआ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ गई बात पूरे की पूरी? सब कुछ कड़ी जुड़ रही होगी, एक एक चीज़ का कड़ी जुड़ रहा होगा। आईआर में जोड़ जोड़ कर लिखना होता है। रूस यूक्रेन वॉर जुड़ गया होगा आपका, चीन का जुड़ गया होगा, क्वाड पता चल गया होगा, उसके बाद से वियतनाम के साथ क्यों समझौता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों समझौता हुआ है, फिलीपींस के साथ क्यों समझौता हुआ है, दक्षिण कोरिया के साथ क्यों समझौता हुआ है, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में क्यों समझौता हो रहा है। ये दोनों देश एक हो रहे हैं, दक्षिण कोरिया और जापान। इनको कौन एक कर रहा है? तो यूएसए एक कर रहा है। क्यों ये सब जुड़ रहे हैं? एक एक कड़ी वाइज जुड़ता जा रहा है। कहानी दिमाग में पूरी की पूरी छप रही है। मैप जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा होगा कि कैसे क्या पूरी दुनिया में घटित हो रही है। इसी को क्या कहा जाता है? किसी भी घटना को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना। पूरे सारे आयाम को जब आप कवर करके देखेंगे तो आपको किस्सा पता चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। ओके, जब ऑकस समझौता 2 दिन पहले घटित हुआ तो 2 देशों ने इसकी आलोचना की है। एक देश था रूस, दूसरा देश है चीन। क्वाड की भी रूस ने आलोचना की थी, क्वाड की भी चीन ने भी आलोचना की थी। ये आलोचना कर रहे थे, इनके पेट में तो ज़रूर दर्द हो रहा होगा कि कुछ तो इनके खिलाफ बन रहा है। लेकिन क्वाड में चूंकि भारत है इसलिए रूस कई बार उस पर चुप हो जाता है। लेकिन ऑकस में सैन्य गठबंधन के साथ साथ बात की गई है हिंद प्रशांत क्षेत्र में परमाणु पनडुब्बी मुहैया करवाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन कौन है यहाँ पर, आप मुझे बताइए। कोरोना के बाद किसके साथ संबंध खराब हुए? पिछले लेक्चर मैंने बताया था भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध में, तो चीन के साथ संबंध खराब हुए हैं। तो किसके लिए परमाणु पनडुब्बी इस्तेमाल करेगा? इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यूज करेगा। इस क्षेत्र में एक ही आदमी ही और सुरक्षा की भावना पैदा करता है, वो है चीन, और तो कोई नहीं पैदा करता है। लेकिन रूस भी क्यों डरा हुआ है? क्योंकि चीन पर खतरा आएगा तो अब किस पर खतरा आएगा? रूस पर, क्योंकि रूस और चीन की जो है वो इंटरेस्ट सेम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। वो इंटरेस्ट क्या है? यूएसए का विरोध। दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्लियर हो गया होगा। अब अमेरिका का तीसरा दुश्मन ढूंढिए कौन है? ईरान। तो ईरान को भी इनके साथ जोड़ सकते हैं आप। ये सब क्या है? ये सब दूसरा गुट बन रहा है, एक और गुट अमेरिका के नेतृत्व में बन रहा है। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पीडीएफ में आपको पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको ऑकस डील की बारीकियों को समझ में आ जाएगा और फैक्ट भी आपको पता चल जाएगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता ऑकस की घोषणा की है। रक्षा समझौता है ऑकस। इसके अंतर्गत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में सहायता करेंगे। इस समझौते के हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमेरिका ऐसा पहली बार कर रहा है कि दुनिया के किसी देश को परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी बेच रहा हो। दुनिया में परमाणु पनडुब्बी 6 ही देशों के पास है। बाकी देशों की सामरिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि परमाणु पनडुब्बी को विकसित कर सके। भारत के पास भी है परमाणु पनडुब्बी। समझौते की विशेषता, क्वाड की धारणा के विपरीत यह गठबंधन हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्पष्ट रूप से घोषित सैन्य गठबंधन है। घोषित है, इसको घोषित किया है कि एक सैन्य समझौता है। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों के रणनीतिक हितों की रक्षा करना। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां वैश्विक समुदाय के लिए चिंता का एक विषय है। अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को सैन्य परमाणु क्षमता हस्तांतरित करने का यह निर्णय सामरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु सहयोग के विस्तार से कहीं अधिक है। इस समझौते से अमेरिका चीन को यह संदेश देना चाहता है कि यदि उसने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी आक्रामक गतिविधियों को नहीं रोका तो वह इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी ऐसे ही सैन्य समझौते को आगे बढ़ाएगा। सबको हथियार दे देंगे हम, लड़ो तुम जाकर, किससे लड़ना है तुम्हें। समझ में आ रही है बात? ताकतवर आदमी कैसे अपनी ताकत को बचाता है? अपनी धौंस को दिखाना पड़ता है उसको, आंख बाहर करके कि हम अभी जिंदा हैं, इस टाइप का है ना।
अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद उसकी वैश्विक नेता की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा। मैंने क्या बताया कि अफगानिस्तान से जब वो निकला तो लोगों को लगा कि कमज़ोर हो गया है, शेर बूढ़ा हो गया है। लेकिन बूढ़ा भी होता है तो शेर शेर ही होता है, ताकतवर तो ताकतवर ही होता है। और वाकई है अमेरिका की ताकत भाई। दुनिया के जितना ज़्यादा वो सैन्य पर खर्च करता है, जैसे 10 देश हैं टॉप सैन्य पर खर्च करने वाले, तो अमेरिका अकेला जितना करता है उसके बाद के बाकी 10 देशों का जोड़ दोगे ना, रूस और चीन भारत सब का मिला के, तो उतना भी वो अमेरिका के बराबरी नहीं कर सकते सैन्य खर्च के मामले में। अब आप खुद ही समझ जाओ कि अमेरिका की एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है, और अमेरिका की नेवी जो है ना, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। सबसे ज़्यादा विमान इसी के पास, अमेरिकन नेवी के पास, दूसरे नंबर पर दुनिया में। तो खुद ही समझ जाओ आप। ऐसी स्थिति में अमेरिका इस समझौते के माध्यम से विश्व को यह संदेश देना चाहता है कि वो अभी भी विश्व शक्ति है, वर्ल्ड पावर अभी हम बने हुए हैं, इसकी चिंता मत करो। यह समझौता ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जो पहले से ही कठिन दौरे से गुजर रहा है। धातव्य है कि चीन ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। वर्तमान में दोनों देशों के मध्य लगभग $200 बिलियन का व्यापार होता है। चीन अभी भी ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, लेकिन इससे संबंध थोड़ा सा खोटा जरूर होगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया किसके साथ व्यापार करने की कोशिश कर रहा है? अब भारत के साथ। ऑस्ट्रेलिया और भारत संबंध जाकर देखिए डिटेल में, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझौते के प्रति चीन का क्या दृष्टिकोण है? चीन ने इस समझौते के प्रति चिंता व्यक्त की है। उसका मानना है कि इस प्रकार के समझौते उसे केंद्र में रखकर तथा उसके हितों को प्रभावित करने के लिए किए जा रहे हैं। चीन ने ऐसे समझौते को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा, हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने वाला माना है। गौरतलब है कि चीन के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। इनमें परमाणु मिसाइलों को भी लॉन्च करने की क्षमता है। ऑकस समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी प्राप्त होने के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी नौसैनिक क्षमता में वृद्धि होगी। अब मान लो एक देश है भारत। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। एक देश है अपना पाकिस्तान बगल में, भूखा नंगा बेचारा। भारत ने न्यूक्लियर हथियार की घोषणा की 1998 में, जब हमने न्यूक्लियर परीक्षण किया। उसके ठीक 21 दिन बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था। क्या बना ये एक बैलेंस बन गया। शक्ति का संतुलन आवश्यक होता है दुनिया में। शक्ति जैसे ही असंतुलित होती है तो किसी एक आदमी की मोनोपोली, किसी एक आदमी की वर्चस्व हासिल हो जाता है किसी एक आदमी को। इसका एग्जाम्पल क्या है? 1991 तक दुनिया जो थी वो 2 ध्रुवीय थी, रूस और अमेरिका में बटी हुई थी। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो दुनिया एक पक्षीय हो गई। 1991 के बाद आपको एक ही अर्थ मिलेगा, वो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यूएसए ही यूएसए आपको हर जगह दिखेगा 1991 के बाद, क्योंकि दुनिया मल्टीपोलर से एक ध्रुवीय हो गई, एक जगह इकट्ठा हो गई सारी की सारी शक्तियाँ। अब उसी को टैकल करने की कोशिश हो रही है, शक्ति को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए अगर चीन के पास परमाणु पनडुब्बी है तो किसके किसके पास होनी चाहिए? भारत के पास भी होनी चाहिए, भारत के पास ऑलरेडी है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी होनी चाहिए, जापान के पास भी होनी चाहिए, दक्षिण कोरिया के पास भी होनी चाहिए, उसके चारों तरफ के देशों के पास होनी चाहिए, जिससे वो किसी को आंख न दिखा सके। क्लियर हो रहा है सब कुछ? अब इसमें एक तीसरा खिलाड़ी भी है जो नाराज होकर बैठ गया है, मुंह फुला के बैठ गया है। क्या है वो उसके साथ दिक्कत? अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑकस समझौता होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 2016 में किए गए 12 पारंपरिक पनडुब्बियों के समझौते को रद्द कर दिया। पारंपरिक पनडुब्बी बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक समझौता किया था, और फ्रांस ने भारत के साथ भी पनडुब्बी बनाने का समझौता किया। फ्रांस जो पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी अच्छी है वहाँ पर, इसलिए दुनिया को बेचता है। अब जब ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी मिल रहा है तो क्यों खरीदेगा वो पारंपरिक पनडुब्बी, डीजल पर चलने वाली, गैस पर चलने वाली पनडुब्बी या पुरानी तकनीक की पनडुब्बी? तो उसने फ्रांस के साथ जो समझौता था उसको रद्द कर दिया। अब फ्रांस नाराज़ हो गया, ब्रिटेन से नाराज़ हो गया, अमेरिका से नाराज़ हो गया, जबकि ये सब तो देश हैं, एक साथ मित्र हैं। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब एक ही संस्कृति के देश हैं ये सब। तो ये फ्रांस नाराज़ हो गया। उसने नाराज़गी में क्या किया? ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया। उसने बोला कि विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। फ्रांस ने समझौते के प्रति विरोध जताते हुए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। ये क्या हुआ? ये पश्चिमी गुट कमज़ोर हुआ है पहली बार। पश्चिमी गुट में आपको क्या दिखेगा कि 2 फाड़ हो रहे हैं, फूट दिखेगा पश्चिमी गुट में पहली बार, कि फ्रांस का रुख अलग है ब्रिटेन और अमेरिका से, कि पहली बार हो रहा है। तब इसका फ़ायदा उठाने की कौन कोशिश करेगा? चीन कोशिश करेगा कि फ्रांस को हम अपने नज़दीक लाएं।
क्लियर हो गया होगा सब कुछ। या तो ब्रिटेन और अमेरिका जाके किसको मनाए, फ्रांस को मनाए कि हाँ भाई तुम नाराज़ मत हो, थोड़ा सा पैसा तुम्हें भी देंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, मान जाओ, है ना। समझौते के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है? भारत के लिए फ्रांस एक सहयोगी मित्र और ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण भागीदार है। अब भारत के लिए भी दो पक्षीय हो गया भाई, भारत के लिए तो फ्रांस भी एक मददगार है, ऑस्ट्रेलिया भी मददगार है। अब इन दोनों में से किसको चुने, है ना। ऐसी स्थिति में भारत के लिए आवश्यक है कि वह संतुलित दृष्टिकोण अपनाए। संभवतः इसी कारण भारत ने समझौते के संदर्भ में अभी तक कोई टिप्पणी ही नहीं की। अभी तक हम चुप बैठे, तुम लोग जो करना है करो, हमें तुम्हें झगड़े में पड़ना ही नहीं है, हमारे लिए तुम सब एक जैसे ही हो। समझ गए बात। भारत में संचालित परमाणु पनडुब्बी, क्या भारत के पास परमाणु पनडुब्बी है? अब इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत विश्व के उन 6 देशों में शामिल है जिसके पास परमाणु संचालित पनडुब्बी है। इसके अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के पास भी ऐसी पनडुब्बियां हैं। किसके किसके पास है देख लीजिए। 1987 में सोवियत संघ से K-43 चार्ली क्लास परमाणु स्वचालित पनडुब्बी प्राप्त की थी भारत ने। भारतीय नौसेना ने इसे INS चक्र का नाम दिया है। इसने वर्ष 1991 तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दी थी। भारत ने रूस से वर्ष 2012 में एक और परमाणु संचालित पनडुब्बी को लीज पर लिया। इसे नौसेना में INS चक्र 2 नाम दिया गया है। INS अरिहंत परमाणु शक्ति संचालित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। इसका जलावतरण जुलाई 2009 में किया गया। 2018 में परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद इसे रणनीतिक सहायक न्यूक्लियर सबमरीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन सा है? INS अरिहंत। इसका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे PT में भी, मेंस में भी। INS अरिहंत भारत के परमाणु त्रय को पूरा करती है, अर्थात जमीन, त्रय का मतलब क्या होता है? 3, जमीन, हवा और पानी, हम तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। ये 3 ट्रिपल जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सब देशों के पास नहीं है अभी तक। पनडुब्बी से परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता प्राप्त है। INS अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS अरिघात को जल्द ही नौसेना में शामिल किए जाने की घोषणा है। अरिघात क्या है? INS अरिघात, ये भी एक परमाणु पनडुब्बी का ही रूप है, इसको ध्यान। तो INS अरिघात को याद रखिएगा, क्या है एक, ये आने वाले समय में परमाणु पनडुब्बी को भारतीय के नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। निष्कर्ष क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र व्यापारिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, क्योंकि चीन दक्षिणी चीन सागर पर अपना अधिकार मानता है तथा इस क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है। अतः इस क्षेत्र में चीन की अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने की दिशा में यह समझौता महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 22 मिनट का लेक्चर है, बहुत सारा कुछ इसमें क्लियर हुआ होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार सर्च करके खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ऑकस को, है ना। और जो मैंने समझाया है उसमें काफ़ी सारा कहानी के जैसे मैंने समझाया है। एक एक पॉइंट को जोड़ते जाइएगा, एक एक जो विश्व में घटनाएं हो रही है उनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब तो आपस में जुड़ा हुआ है, गंगाधर ही शक्तिमान है, इस टाइप का, है ना। चलिए आज के सवाल पर अब आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या लिखना है आपको? ऑकस समझौता क्या है? ऑकस समझौता क्या है? क्वाड से किस प्रकार भिन्न है ये? क्वाड से किस प्रकार भिन्न है, बस यही लिखना है। ऑकस समझौता क्या है? क्वाड से किस प्रकार भिन्न है। ऑकस समझौता क्या है? क्वाड से ये किस प्रकार भिन्न है ना। और इसमें कितने शब्दों में लिखना है ये? तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ऑकस छोटा टॉपिक है, 150 शब्द में लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसको 150 वर्ड्स में ही लिखने हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को अपना लार्ज रखिएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र को जरूर लिखिएगा, हिंद प्रशांत क्या है क्या नहीं और क्यों इस क्षेत्र में समझौते हो रहे, फिर दोनों को लिखिएगा। 150 शब्द बहुत होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, IR के सवाल लिखने बहुत सारे लोग दिक्कत आ रही है। IR के सवाल जब भी लिखते हैं ना, तो उसका जो भूमिका बनाते हैं हम लोग, शुरुआत के जो इंट्रो होता है, भूमिका में करंट को ज़रूर लिखिए। IR के जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि करंट में कुछ चर्चा में होता है। तो जब आप उस चर्चा को लिखते हैं ना भूमिका में, इंट्रो में, तो इन आंसर पढ़ने वाले को थोड़ा सा पहले ही पता चल जाता है कि हाँ क्यों पूछा गया है, ये इसको पता है। ओके, लिख के भेजने की कोशिश कीजिएगा, लिखने की। और कहीं पर कुछ सुधार करना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। किसी को कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।